वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो कि आपकी आगामी है, आने वाली है, उसके लिए आप बेहतर तैयारी में लगे होंगे। लगातार आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहाँ देखिए परीक्षा योजना, वैसे आप इससे परिचित हैं। इसमें पहला प्रश्न पत्र होता है भाषा का, लैंग्वेज का पेपर होता है और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो सिर्फ इसी प्रश्न पत्र को समर्पित है और ये जो पेपर है ये 3 घंटे का होता है। 300 अंक इसमें अधिकतम पाए जा सकते हैं। पूर्णांक पे पूर्णांक किसी को नहीं प्राप्त होता, लेकिन इसमें आप जितना अधिक स्कोर करेंगे उतना ही आपका बाकी जो प्रश्न पत्र है उस पर दबाव कम होगा। ये ठीक है कि इसमें पासिंग मार्क जो है वो थोड़े ही होते हैं, पास होना आसान है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक उठा के आप बाकी जो प्रश्न पत्र हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या साक्षात्कार तक आप चले जाएं तो उसमें आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो सबसे पहले जिस प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे हैं उसका सिलेबस देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इसमें नंबरों का बंटवारा कैसे किया गया है। अब ये जो लैंग्वेज का पेपर है ना, ये बहुत रंग बिरंगा होता है। इसमें किसी एक भाषा से संबंधित नहीं पूछा जाता है, बल्कि अंग्रेजी हिंदी दोनों का मिक्सचर है और खंड बटे हुए हैं। कुल 300 अंकों का पूर्णांक है। इसमें आपको सामान्य हिंदी से आमना सामना करना होगा। उसके अलावा सामान्य अंग्रेजी होती है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल की अंग्रेजी नहीं होती है। एक सामान्य समझ अगर आपके पास है तो आप इससे संबंधित प्रश्नों को कर सकते हैं। और उसके बाद होता है निबंध लेखन। 2 अलग अलग खंडों से निबंध आपको चुनने होते हैं। उस पर भी बराबर शब्दों का विभाजन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि शब्द सीमा दोनों की बराबर है, तो उसको भी हम देखेंगे। अब आइए देखते हैं। कुल 150 अंकों की सामान्य हिंदी ही होती है इसमें से। कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न पत्र में 150 अंक जो है वो सामान्य हिंदी के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इसमें देखें कि राजभाषा की जो परिनियमावली होती है उसका संक्षिप्त परिचय आपको होना चाहिए, मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द रचना से संबंधित कई तरह के प्रश्न आते हैं और इनका भी जो विभाजन है वो अच्छा खासा है, मतलब 25 अंकों का बंटवारा इसमें किया गया है। कैसे किया गया है? तो इसका जो पहला पार्ट होता है, शब्द रचना में जो चीज़ें आती हैं वही शामिल की गई हैं। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा उपसर्ग कहाँ लगना चाहिए, किस भाषा का उपसर्ग है, ये भी पता होना चाहिए। प्रत्यय अलग करने के लिए भी आ सकता है, परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो प्रश्न कैसा आएगा ये आप नहीं तय कर सकते, और जैसा पूछा गया है वैसा ही पूछा जाएगा ये भी आवश्यक नहीं है। इसलिए आपको हर एंगल से तैयार रहना है। तो ये कुल मिलाकर आपका 25 अंकों में आप पहला खंड देख रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय का। उसके बाद संधि और समास आता है। संधि की परिभाषा भी पूछ सकता है और शब्द देकर आपसे कहेगा कि इसका संधि विच्छेद करके संधि बताइए, ठीक है। और समास की परिभाषा पूछ सकता है, 2 समासों के बीच में अंतर पूछ सकता है, या फिर समास विग्रह करने के लिए भी कह सकता है। वचन और लिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। और चौथा नंबर होता है व्याकरणिक कोटियों का, जिसमें कि संज्ञा सर्वनाम मतलब सब कुछ आ जाता है। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण मतलब ऐसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएं, और अव्ययों की भी जो परिभाषा और भेद है वो सब भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी फैक्चुअल होता है तो सीधे सीधे आपको परिभाषा का रट्टा मारना होता है, एग्जाम्पल के साथ वहाँ लिखाना होता है। और कभी कभी उससे संबंधित उसके एप्लीकेशन दे दिए जाते हैं, यानी अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न होते हैं। यानी अव्यय देकर उससे संबंधित प्रश्न बनाएगा, परिभाषा देने के लिए नहीं कहेगा। तो दोनों ही स्थितियों के लिए आपको सज्ज रहना है। इसके बाद नंबर आता है वाच्य परिवर्तन का, जिसमें कि तीनों वाच्यों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए विथ उदाहरण। अगला जो सामान्य हिंदी का चरण होता है वो है शब्द विवेक का, मतलब शब्दों के बारे में आपका नॉलेज कैसा है, क्या जानते हैं आप। विवेक का मतलब क्या होता है? आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि। तो शब्द भेद इसका पहला पार्ट है। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। अब इनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि तत्सम किसको कहते हैं, तद्भव किसको कहते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, विदेशी क्या होते हैं, और रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, इनको भी उदाहरण के साथ आपको पता होना चाहिए। साथ में पर्यायवाचियों का एक नॉर्मल जो जानकारी, सामान्य जानकारी होती है वो आपके पास होनी चाहिए। समानार्थक शब्द जो है वो पता होने चाहिए, विलोम के बारे में, अनेकार्थी शब्दों के बारे में, समूहवाची जो है उनके बारे में, समरूप और अलग अलग। समरूप का मतलब एक जैसे दिखने वाले, लेकिन भिन्नार्थक, एक जैसे दिखते तो हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। तो इन शब्दों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द युग्म इत्यादि, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है, और वाक्य देकर आपसे शब्द पूछा जाएगा या शब्द देकर वाक्य पूछा जाएगा, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। तो ये तो हो गया आपका 25 अंक का। और इसी में शब्द शुद्धि भी आता है, मतलब आपकी जो शब्द की वर्तनी है उसको ठीक करने की बात की जाती है। वाक्य रचना ये अगला पड़ाव होता है, और वाक्य रचना में 10 अंक आपके निर्धारित किए जाते हैं। अब इसमें वाक्य का आपको रूपांतरण करना होता है। जैसे कि अगर कोई सरल वाक्य दिया हुआ है, मतलब सीधा वाक्य है, उसमें कोई भी पेच नहीं है किसी भी और वाक्य का, उसमें ज्वाइंट नहीं है, तो उसको आपको मिश्रित वाक्य में या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना होता है। और नहीं तो मिश्रित वाक्य है तो कहता है कि उसे सरल वाक्य में परिवर्तित करिए, या पहचानिए कि ये किस श्रेणी का वाक्य है, ऐसे भी इसमें कह दिया जाता है। व्याकरण के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। मतलब वाक्य अगर प्रश्नवाचक शैली में है तो उसको कहेगा कि भाई सकारात्मक शैली में उसको बदल दीजिए, नकारात्मक शैली में बदल दीजिए, मतलब बदलने के लिए कह सकता है। या फिर ये कहा जा सकता है कि ये वाक्य दिया है, अब पहचानिए कि ये किस श्रेणी का वाक्य है, जैसे कि 2016 के मेंस के पेपर में पूछा गया था, उसको भी हम देखेंगे। विराम चिन्ह लगाने के लिए आएगा,
वाक्य देकर कहेगा कि भाई इसमें कहीं भी विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है, इसमें अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, मतलब जैसे विराम चिन्ह की आवश्यकता है आप वैसा लगाइए और वाक्य को व्याकरण की दृष्टि से सही करिए। ये पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। वाक्य शुद्धि आता है, वाक्य दिया है, आप बताइए कि सही है या गलत। इसके अलावा आता है स्लोगन लिखने के लिए। जैसे कि किसानों की आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा है, तो उस पर आपको स्लोगन लिखना है, मतलब आप उसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को आप कह रहे हैं कि इस पर ध्यान दीजिए, तो इससे संबंधित आप कोई बढ़िया स्लोगन, अब ये आपकी मौलिक जो विचार अभिव्यक्ति है उस पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है भाषा के मानकीकरण का नंबर, जो कि 10 अंक का होता है और इसमें कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि वर्तनी का मानकीकरण क्या होगा, वैसे ही व्याकरण का मानकीकरण, लिपि का मानकीकरण और उच्चारण का, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक मतलब इसमें जितने भी 4 पार्ट आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर आप उच्चारण सही करेंगे तो आप वर्तनी भी ठीक रख पाएंगे, लिपि भी आपकी सही होगी और व्याकरण के जो दोष हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है लोकोक्ति और मुहावरे का, जो कि 10 अंक का होता है। पर्याप्त अंक इस पर निर्धारित किए गए हैं। इसमें दोनों ही चीज़ें आएंगी, मुहावरे भी आएंगे और लोकोक्तियाँ भी आएंगी। मतलब मुहावरे का तात्पर्य ये होता है कि ये वाक्यांश होते हैं, वाक्य का छोटा टुकड़ा होते हैं, जिनका के प्रयोग अगर आप किसी वाक्य में या किसी भी पैराग्राफ में करते हैं तो वो काफ़ी अलंकारिक बन जाता है, सुंदर बन जाता है, लेकिन इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, जैसे आग बबूला होना, अब इसे आप ऐसे बोल देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन इसे आप वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो अर्थ निकल आएगा। लोकोक्तियाँ जो है वो अपने आप में संपूर्ण वाक्य होती है। तो भाई साहब ये भी पूछा जा सकता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में फ़र्क क्या है, और वाक्य में प्रयोग करने के लिए कुछ मुहावरे लोकोक्तियाँ दिए भी जा सकते हैं। प्रश्न कैसा आएगा वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, इसलिए हर एरिया को तैयार करना है। और अपठित गद्यांश, जो कि सभी के लिए अनजान होता है, अनसीन पैसेज होता है, किसी ने इसको इससे पहले देखा नहीं होता, तो ये आपका आता है 15 अंक का। उसमें से 2 नंबर का तो आपका शीर्षक ही होता है। ध्यान से आपको गद्य को पढ़ना होता है और उसका सबसे केंद्र बिंदु होता है उसको तलाशना होता है और उस पर मिलते हैं आपको 2 अंक। यकीन मानिए कि अगर आप एकदम सटीक शीर्षक चुनते हैं तो पूरे 2 अंक भी मिल सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना होता है भावार्थ और अंत में जो रेखांकित पंक्तियां उसमें होती हैं उसकी व्याख्या करनी होती है। आगे हम जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। कार्यालयीय पत्र भी आ सकते हैं। ठीक है, अब उसमें कैसे आ सकते हैं, तो सरकारी पत्र आ सकता है, अर्ध सरकारी आ सकता है, मतलब ऑफिशियल लेटर आ सकता है, डेमी ऑफिशियल लेटर आ सकता है, अधिसूचना आ सकती है, अधिसूचना आप अखबारों में प्रकाशित हुई देखते हैं, परिपत्र आ सकता है, कार्यालय आदेश भी आ सकता है। पहले क्या था ना, कार्यालय आदेश ही चलता था, लेकिन बाद में एक नया उसमें इजाद किया गया परिपत्र, सर्कुलर, और ये जो है वो कुछ स्थानों पर कार्यालय आदेश की जगह इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा सटीकता लाने के लिए, उसको भी हम देखेंगे। कार्यालय ज्ञाप और अनुस्मारक और विज्ञप्ति, इतने सारे जो पत्र के प्रारूप है ये सब कार्यालयी पत्र हैं, तो इनके आपको ड्राफ्ट मालूम होने चाहिए, कैसे इसकी ड्राफ्टिंग करनी है, तभी आप किसी भी पत्र को लिख पाएंगे। और ये 20 अंक का है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और बात वहीं पर समाप्त नहीं होती है। इसके अलावा देखिए इसमें टिप्पण, ये टिप्पण लिखने के लिए आता है, टिप्पण लिखने के लिए, प्रारूपण करने के लिए और संक्षेपण करने के लिए आता है। ये तीनों ही चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, इसमें आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। और हिंदी भाषा के कंप्यूटरीकरण से संबंधित जो शब्द संसाधन है, मतलब इससे संबंधित जो कंप्यूटराइजेशन से जुड़े हुए शब्द हैं, डिजिटल वर्ड्स हैं, उनकी जानकारी आपको, डाटा एंट्री की जानकारी होनी चाहिए, मुद्रण की जानकारी, इंटरनेट का सामान्य नॉलेज होना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न लगभग आते हैं 10 नंबर के। तो ये तो बात हुई हिंदी की। उसके बाद अंग्रेजी का नंबर आता है, और अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा, तो कॉम्प्रिहेंशन आएगी भाई। जैसे पीछे हमने देखा ना अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, वैसे ही। और ये जो पैसेज है ये कैंडिडेट के नॉलेज को चेक करेगा कि उसका इंग्लिश लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, और इसे पढ़ना होगा आपको, और उससे संबंधित वोकेबलरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आयोग ने ये तक बता रखा है कि क्वेश्चन शुड फोकस बोथ ऑन द आइडियाज कंटेन इन द पैसेज एंड ऑन लैंग्वेज कंपोनेंट्स सच एज वोकेबलरी, ध्यान से देखिएगा, सच एज वोकेबलरी, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एक्सेट्रा। अब ईटीसी में बहुत कुछ आ जाता है। ट्रांसलेशन आपको करना होगा, ट्रांसलेशन आपका 5 नंबर का होगा, और इसमें हिंदी से आपको अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण करना होगा। इसके अलावा जो अंग्रेजी में कॉमन एरर होती है, पंक्चुएशन होता है ना, वो सब काम आपको करना पड़ेगा, और वो भी 5 अंक का है। इसके बाद अंतिम खंड आता है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी की तरह से ही इसका भी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी का इसमें जो फ्रैक्शन है ना, पार्ट है, वो बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप हिंदी और निबंध को भी मजबूत कर लेते हैं तो भी आप बहुत मजबूत परिस्थिति में आ जाएंगे। हालांकि आप अंग्रेजी को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो निबंध लेखन कैसा होता है, इसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि दिए गए 2 खंडों में से खंड क में उल्लिखित विषय से केवल एक विषय का चयन आपको करना होता है, और 500 शब्दों का आपको निबंध लिखना होता है, लगभग 500। अब ये नहीं कि वहां बैठकर गिनेंगे, अंदाजा आपको होना चाहिए, यानी एक छोटा निबंध लिखना होता है। और दूसरा जो खंड ख होता है उसमें से भी किसी एक विषय का चयन करके आपको हिंदी या अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, इसमें दोनों में से कोई भी भाषा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में 700 शब्दों के निबंध आपको, लगभग 700 शब्दों के निबंध आपको लिखने होते हैं। तो पहले वाले खंड में 500 का और दूसरे वाले में 700 का, और कुल मिलाकर इस पर जो अंक निर्धारण है वो है 130 अंक का। खंड क में किस तरह के निबंध पूछे जा सकते हैं वो तक आयोग ने बता रखा है, और इसमें 55 अंक आपके निर्धारित किए जाते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 55 है।
उत्तराखंड की सामाजिक संरचना या फिर उसके इतिहास, संस्कृति, कला से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न का मतलब निबंध का शीर्षक आ सकता है। उत्तराखंड का आर्थिक, भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण, इससे संबंधित चिंताएं, चूंकि ये हिमालयी राज्य है तो यहाँ पर पर्यावरण संबंधी क्या दिक्कतें हैं, कैसे सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है और वो प्रकृति को नष्ट कर रही है इत्यादि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उससे संबंधित कोई टॉपिक, उत्तराखंड के साहित्य से संबंधित कोई टॉपिक, या फिर उत्तराखंड में जो महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां और संभावनाएं हैं उससे जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आपको दिया जा सकता है। ठीक, इसके बाद यहाँ आप देखें, इसके बाद आप यहाँ शीर्षक देख रहे हैं, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इससे आपको दिए जा सकते हैं, टॉपिक दिए जा सकते हैं और इससे 75 अंक आपके निर्धारित होंगे। तो कुल मिलाकर ये वाला जो खंड है इसमें बड़ा निबंध थोड़ा सा लिखना है और जो खंड का है उसमें छोटा निबंध लिखना है, यानी 500 शब्दों के आसपास ही आपको रहना है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, यानी जो पाठ्यक्रम है पहले लैंग्वेज वाले पेपर का। ठीक है, इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों का ही मिक्सचर है। हिंदी का वेटेज अच्छा खासा है, अंग्रेजी का इसमें फ्रैक्शन कम है, लेकिन आप निबंध को दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे आप एक संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे, जो 40 दिन का एक मोटा समय हम बीच में रख के चल रहे हैं, 40 दिन से ज़्यादा ही है आपके पास मेंस के लिए, लेकिन 40 दिन की हम प्रैक्टिस करवाएंगे और इसमें आप क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। ये 12 दिसंबर से शुरू हुआ है। इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आप अपनी कॉपियाँ लिखकर उसका मूल्यांकन करवा सकते हैं। 18 दिन तक डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी और 2 क्वेश्चन डेली, ये 20 शब्दों के दिए जाएंगे, मतलब हर एरिया से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, छोटे वाले भी, बड़े वाले भी, सबसे बड़े वाले भी। और 7 प्रश्न पत्र जो है उनके लिए कुल 21 टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएंगी। तो ये अपने आप में एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा और यहाँ से आप जुड़कर एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ टेस्ट सीरीज और उसका भी मूल्यांकन, ये सारी प्रैक्टिस का जो काम है वो यहाँ पे उपलब्ध होगा। मॉडल आंसर भी आपको दिए जाएंगे। और अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो हमारे पेड ग्रुप में ये जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर दिए हैं, इन पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट करने का तरीका UPI से भी है, बैंक अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन होता है वहाँ से भी है। तो ये आप जुड़कर इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और दोस्तों, ये 2016 का मेंस का लैंग्वेज वाला पेपर है और इसका पूरा यहाँ पे प्रारूप देखेंगे। इसे हल करने के लिए अप्रोच कैसा होना चाहिए इसको भी हम देखेंगे। और इसमें जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं, मतलब जितने भी सेगमेंट बांटे गए हैं, उनसे संबंधित पूरी तैयारी हम अपने पेड ग्रुप कोर्सेज में करवाते हैं, जो पेड ग्रुप हमारा 40 दिन की स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि पेपर के हर सेगमेंट को हम कवर कर रहे हैं और वहाँ जो भी आपके डाउट होंगे उसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ये जो भाग है, भाग 1, इसमें कुल मिलाकर 15 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो अनिवार्य है, यानी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और देखिए, इसमें जो अंक दिए हैं वो इसके सामने अंकित है, जैसे कि 20 शब्दों का ये है। यहाँ आपको वाक्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करिए। निर्देश का मतलब यह है कि किस तरह के वाक्य में आपको रूपांतरित करना है, वो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं सरल वाक्य, और इसे आपको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो पहले वाले आपको देखिए, इसमें कहा गया है कि वह घर आया और उसने भोजन किया। वह घर आया ये अलग वाक्य था और जो शब्द है इससे जोड़ा गया दोनों को, और उसने भोजन किया ये एक अलग वाक्य था, यानी 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो इसमें आप देखें कि संयुक्त है या मिश्र वो तो अलग बात है, इसे सरल में कन्वर्ट करना है। तो सरल में ये कैसे बदल सकता है, उसने घर आकर भोजन किया, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक में मिल गए, अर्थ वही निकला और जो वाक्य का रूपांतरण है वो भी हो गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, उसने घर आकर भोजन किया। वैसे ही दूसरा वाला जो इसमें देखिए पार्ट है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ये मिश्र वाक्य है। ठीक, माफ कीजिएगा, ये जो वाक्य है इसको आपको मिश्र वाक्य में तब्दील करना है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ये क्या है, एक सरल वाक्य है। अब इसमें आपको मिश्र वाक्य इसका कैसे रूपांतरण करिएगा बताइए। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही सफल होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, बीच में अर्धविराम लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो ये आपके 20 अंक थे। अब इसके बाद देखें आगे, तो संयुक्त वाक्य की आपको परिभाषा लिखनी है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या हो सकती है, 2 या 2 से अधिक जो स्वतंत्र वाक्य से बनने वाला वाक्य होता है, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा जो स्वतंत्र वाक्य हैं वो मौजूद होते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2-4 उदाहरण दे दीजिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो यहाँ देखें, इसमें एक वाक्य देकर आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी कोटि का वाक्य है, और जिस भी कोटि का है इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो दिया है कि सूर्योदय होते ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। ठीक है, सूर्योदय होते ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। अब आप बताइए कि ये कौन सी कोटि का वाक्य है, तो सरल वाक्य है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट या 2 अलग अलग वाक्यों का रूप नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, आपका काम हो गया। इसके बाद देखें आगे, चौथे क्वेश्चन में सिलेबस के हर सेगमेंट को यहाँ पे प्रश्न के रूप में ढाला गया है। पानी बरसता तो पौधे बढ़ते, ये वाक्य दिया है, बीच में कॉमा लगा है, मतलब यहाँ हल्का सा ठहराव आपको देना है, अर्धविराम। और पानी बरसता तो पौधे बढ़ते, और दूसरा वाक्य क्या है, अरे जीना है तो हंस कर जियो। ये 2 वाक्य हैं। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार के हैं और
किस प्रकार के हैं, यहाँ कुछ हिंट भी आपको दे दिया गया है। इच्छार्थक है, संकेतवाचक है, संदेहार्थक है, मतलब संदेह का भाव उसमें है, या विस्मयादिबोधक है यानी आश्चर्य का भाव उससे झलक रहा है। तो बताइए पहला वाला वाक्य जो है वो कैसा है? ये संकेतवाचक है, ठीक है। ये जो पानी बरसता तो पौधे बढ़ते, मतलब इशारा किया गया कि भाई पानी बरसता तो पौधे बढ़ते, एक चीज की ओर संकेत किया गया, तो ये कैसा है? संकेतवाचक। और ये वाला देखिए, अरे जीना है तो हंसकर जियो, है ना, बात तो ठीक है, लेकिन ये वाक्य कैसा है? ये आपका इच्छार्थक है, इसमें इच्छा का भाव छिपा हुआ है। प्रसन्नता ये इच्छा से जुड़ी हुई, मतलब सकारात्मक आशा से जुड़ी हुई होती, तो इसमें से दूसरे वाले के लिए क्या होगा? ये इच्छार्थक हो जाएगा। अब पूछ लिया गया कि अर्ध विराम किसको कहते हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, जहां हल्का विराम लिया जाता है, बाकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा, उदाहरण के साथ देंगे। और देखिए इसमें पूछा गया है ना कि इसका प्रयोग कब होता है, तो आप एग्जाम्पल दे देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखें 6वें वाले क्वेश्चन में कहा गया कि बस हो गया रहने दो, ये वाक्य है। अब इसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है, तो बस के बाद लगा दीजिए कॉमा, बस हो गया रहने दो, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखें अगले वाले को 7वां, इसमें कहा गया है, सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, बस आपको लिखकर इसका काम छुट्टी करना है। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आप में से कुछ लोग जो है वो सरल प्रश्नों को देखकर इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है, यहाँ पे आपको नंबर जो है ना वो जुड़ेंगे, और ऐसी परिस्थिति में आपको अच्छा प्रदर्शन करना होता है, मैंने मैक्सिमम इसमें अचीव करना होता है, ताकि बाकी जो प्रेशर है, बाकी जो पेपर है उन पर प्रेशर कम हो सके और एक अच्छी रैंक भी प्राप्त हो सके। तो देखिए अपनी ताकत के बल पर डटे रहो। अच्छा दोस्तों, वाक्य शोधन जब आप करते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा शब्दों का समूह जो कि आपस में मिले तो उसका एक सार्थक अर्थ प्रकट हो, और साथ में ये भी शर्त होती है वाक्य के लिए कि उसमें कोई भी फालतू की चीज़ हमें नहीं शामिल करनी होती, जितना हो सके उतना ही उसे छोटा बनाना होता है, मतलब छोटे में रहे और सारा अर्थ भी निकल आए, कम से कम हमें लिखना पड़े और वो सार्थक हो। तो अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल ये वाक्य को डिस्टर्ब करता है, और एक जैसे अर्थ वाले अगर 2 शब्द हैं तो उसमें से एक को हटा देना होता है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि अपनी ताकत के बल पर डटे रहो। ताकत और बल बात एक ही है, बस शब्द का हेर फेर है, लेकिन अर्थ एक ही है। तो ऐसे में या तो आप ताकत लिखिए, नहीं तो बल लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि अपने बल पर डटे रहो, ठीक, काम हो जाएगा। तो इसे आपने सही किया। और बिल्ली ने दही गिरा दी, आप जानते हैं कि दही पुल्लिंग है, दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बिल्ली ने दही गिरा दिया। क्रिया का जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होगा? वो कर्म के आधार पे होगा, ऑब्जेक्ट के आधार पे। इसके बाद 8वें क्वेश्चन को देखिए, वाक्य शुद्ध करना है। बालक की बुद्धिमानी देखकर सभी दांत तले उंगली दबाने लगे। जब आप वाक्य शुद्धि करते हैं तो उसमें एक ये भी शर्त होती है कि जब आप कोई मुहावरा या लोकोक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यथावत इस्तेमाल करिए, उसमें कोई भी अपनी तरफ से सुधार नहीं करना है, उसको अपने हिसाब से ट्विस्ट नहीं करना है, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो दांत तले उंगली दबाना नहीं होता है, दांतों तले उंगली दबाना होता है। यहाँ जो मुहावरा है ना उसी में त्रुटि। उनके प्रत्येक शब्द प्रभाव डालते थे, तो आप लिख सकते हैं कि उनका प्रत्येक शब्द प्रभावशाली था, प्रभाव डालते थे, इतना डिटेल में जाने की क्या आवश्यकता है। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, ये स्लोगन वाला है। स्लोगन माने नारा। तो किसान आत्महत्या के खिलाफ आपको नारा लिखना है। तो ये तो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है कि आप किस नारे का चयन करते हैं। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे उतना ही अच्छा स्लोगन आप लिख पाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का अर्थ, तो ये तो आप जानते हैं, सिंपल देख के मालूम हो रहा है, बेटी बचानी है तो बेटी को पढ़ाना होगा। कैसे भाई? तो देखिए शिक्षा वो हथियार होता है जिससे कि आदमी दुनिया बदल सकता है। ये किसी महापुरुष का कथन है, यहाँ नाम जानने की आवश्यकता नहीं। तो कुल मिलाकर अगर बेटी को आप शिक्षित करेंगे तो वो आत्मनिर्भर होगी, और आत्मनिर्भर होगी तो वो अपनी अस्मिता की और अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाएगी, अपना पालन पोषण खुद कर पाएगी, किसी की आश्रित नहीं रहेगी। और अगर किसी के आश्रित नहीं होगी तो उसका शोषण भी नहीं होगा। तो बेटी का संरक्षण कैसे हो सकता है? जब आप उसे शिक्षित करेंगे। तो पहले तो उसे बचाना है जन्म के समय, जन्म लेने से पहले ही उसकी हत्या नहीं करनी है, उसके बाद उसको शिक्षा का अवसर देना है ताकि आगे वो स्वाभिमान के साथ जी सके। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कुल मिलाकर 20 शब्द में ही आपको समेटना है, बहुत लंबा लिखने का स्कोप नहीं है, लेकिन मूल भावना यही होनी चाहिए। इसके बाद 11वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि अनूढ़ा ये एक शब्द है और इसके लिए पर्यायवाची आपको ढूंढना है। तो अनूढ़ा किसको कहा जाता है? जो कुमारी लड़की होती है उनको कहा जाता है, जिसका कि विवाह नहीं हुआ, ठीक है, तो कुमारी। द्विज का पर्याय नहीं है, तो द्विज शब्द का मतलब क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला। ये अनेकार्थी शब्द है, इसमें बहुत सारे जो जीव हैं या फिर चीज़ें हैं वो आ जाते हैं। 2 बार जो जन्म ले वो द्विज है। तो इसमें से दांत और पक्षी दोनों को द्विज कहते हैं, लेकिन याज्ञिक यानी यज्ञ करने वाला ये द्विज नहीं होता है, ठीक है। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक बार वो माता के गर्भ से पैदा होता है और दोबारा जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वो गुरुकुल की ओर प्रस्थान करता है तो गुरु के द्वारा दीक्षा देने पर उसका पुनर्जन्म हुआ माना जाता है, वो शिक्षा की ओर कदम बढ़ाता है, ठीक है, तो उसको द्विज कहा जाता है। दांतों को द्विज क्यों कहा जाता है? एक बार दूध के दांत आते हैं, जमते हैं आपके, उसके बाद वो टूटते हैं और फिर स्थायी दांत आते हैं, तो 2 बार इनका भी जन्म होता है। पक्षी एक बार अंडे के रूप में पैदा होता है, फिर अंडे से बाहर चूजे के रूप में निकलता है, तो ये भी द्विज है, 2 बार जन्म लेने वाला। इसके बाद अब देखें नीचे, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समूहवाची संज्ञा का प्रयोग करते हुए वाक्य आपको बनाना है।
तो देखिए इसमें समूहवाची संज्ञा का प्रयोग करके आपको कैसे वाक्य बनाना है। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के कारक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा कहते किसको है। तो किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो संज्ञा है। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन अलग अलग जो भगवान जी लोग हैं उनका नाम है, तो इसलिए संज्ञा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी समूहवाचक संज्ञा बनानी है। यानी वाक्य वही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से जो अलग अलग नाम दिए हैं उनको एक समूह में बांधना है। तो तीन देव या तीन भगवान जो है उनको मिलाकर क्या कहा जाता है, त्रिदेव कहा जाता है। और त्रिदेव जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा है, जिसमें कि एक समूह का आभास होता है, तीन लोगों का समूह है। तो आप लिखेंगे कि त्रिदेव सृष्टि के कारक है, ऐसे ये वाक्य बनेगा। और दूसरा वाला आप देख रहे हैं, पृथ्वी जल पावक, पावक मतलब क्या, अग्नि, और गगन और समीर, ये जो 5 चीजें यहाँ पर दी हुई हैं इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं इनसे पूरी प्रकृति बनी हुई है, सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं। और इन्हें पंचतत्व कहा जाता है, पंच महाभूत कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पंच महाभूतों से हमारा शरीर निर्मित है या पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। तो इसमें क्या होगा, पंचतत्व या पंचभूत जो है वो संज्ञा हो जाएगी, मतलब समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर 2 शब्दों का दिया हुआ है युग्म, एक तो है आदि और दूसरी है व्याधि। अब इसका अर्थ भेद करते हुए 2 वाक्य आपको बनाने हैं। तो 2 वाक्य तो आप तभी बना पाएंगे ना जब आपको इनके अर्थ पता होंगे। तो इसमें से एक है आदि। आदि का मतलब क्या होता है, मानसिक कष्ट, और व्याधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट। अब आप 2 वाक्य आराम से इससे बना सकते हैं। मानसिक कष्ट से जुड़ा हुआ कोई वाक्य जोड़ लीजिए, उसमें आदि शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए। वैसे ही व्याधि है तो उसके लिए आप कोई शारीरिक कष्ट से जुड़ा हुआ वाक्य ढूंढ लीजिएगा, उसमें वाक्य में प्रयोग 2 वाक्य बनाने। अब इसके बाद देखें आगे 14वें नंबर के क्वेश्चन को। इसमें पहला दूसरा 2 पार्ट है। पहले वाले में कहा गया कि अकिंचन और घातक, ये 2 शब्द हैं हिंदी के, और इनका आपको अर्थ बताना है। अर्थ बताने के साथ साथ वाक्य में प्रयोग करना है। तो ईश्वर के पास अकिंचन भाव से जाना चाहिए। अकिंचन मतलब क्या, आप खाली हाथ हैं, आपके पास कुछ नहीं। तो जिसके पास कुछ ना हो, यानी बहुत गरीब, बहुत दीनहीन, उसको कहा जाता है अकिंचन। और घातक मतलब जो चोट पहुंचाए। ठीक, तो इसका तो वाक्य में प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजी के 2 शब्द दिए हैं, एक तो है एंडोर्समेंट और दूसरा है फुटनोट। तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, पत्रावली की भाषा में। वैसे इसको अनुमोदन और समर्थन से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, कई सारे अर्थ होते हैं, तो इनका हिंदी रूपांतरण आप कर सकते हैं। फुटनोट का मतलब वही पाद टिप्पणी होता है, सबसे नीचे, मतलब जो पूरा पृष्ठ लिख लिया तो नीचे उसको लिखा जाता है छोटे तौर पे। 2 लाइन का होता है फुटनोट, और वो ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, सबसे नीचे वो लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप लिखें। इसके बाद 15वें प्रश्न में देखिए कहा गया है ना कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का आप चयन करिए। तो वाक्य दिया है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। तो ऐसे को क्या कहेंगे, अच्युत कहेंगे। च्युत मतलब होता है जो अपने स्थान से डामाडोल हो, हटा हुआ। अच्युत मतलब आपने क्या किया, अ उसके साथ उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये उल्टा हो गया, मतलब अच्युत। अर्थात अच्युत जो है वो ईश्वर को कहा जाता है, अच्युत अविनाशी, या उन्हें निर्विकार भी कहा जाता है, निराकार भी कहा जाता है। तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। कुल मिलाकर ये जो शब्द है ना अच्युत, इसका मतलब होता है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। और एस्मा, अब एस्मा में थोड़ा कंफ्यूजन कुछ लोगों को ये हो जाता है कि भाई एस्मा तो एक शॉर्ट नेम है और इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा आपका रक्षक आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। ठीक है, ये पूरा नाम आप लिख देंगे। लेकिन असल में एस्मा जो शब्द है ये संस्कृत का भी शब्द है, और इसका मतलब होता है रक्षा करने योग्य या सुनने योग्य या फिर तवज्जो देने योग्य, यानी महत्व देने योग्य। तो शाब्दिक अर्थ इसका हिंदी में लिखना है आपको। यहाँ ये कहा हुआ है ना कि इसको हिंदी में आप, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है और जो शब्द है उसके लिए वाक्यांश है, उसका रूपांतरण करना है। तो इसमें एस्मा के लिए आप जब विस्तार करिएगा तो विस्तार कैसा होगा, हिंदी वाला होगा। आप ये नहीं लिखेंगे कि ये सेवा अनुरक्षण कानून है, आप क्या लिखेंगे, रक्षा करने योग्य या सुनने योग्य, महत्व देने योग्य। तो ये तो हमने देखा पार्ट 1 को। पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है और इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसमें कि परिभाषाएं दी हुई हैं। और हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों का जो उत्तर है वो निर्देशानुसार, जैसा आपको प्रश्न में निर्देश दिया गया है उसके हिसाब से आपको यहाँ देना है संबंधित भाषा में। तो पहला तो प्रश्न हिंदी का है। इसमें कहा गया है कि देशज शब्द क्या होते हैं। तो जो अपने देश में पैदा हुए वो न तो संस्कृत के हैं न तद्भव हैं, यानी संस्कृत का बिगड़ा रूप, उनका इजाद किया गया है। हमारे जो देसी लोग हैं, हमारे जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे देसी शब्द होते हैं। और 5 देशज शब्दों को आपको चुनना होगा और उसे लिखना होगा। इसके बाद योग रूढ़ शब्दों की परिभाषा आपको देनी है। 5 योग रूढ़ शब्दों, ये परिभाषा वाले हैं। अगर आप रट्टा मार के इन्हें तैयार करते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 50 शब्द के अंदर ही आपको रहना है। 5 अंक इस पे मिलने वाला है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद देखें ये 18वां जो है, इसमें अच्छी बात है, ये शब्दों को शुद्ध करना है आपको। तो लिखा हुआ है चिन्ह, गुरु और पूजनीय, परिभाषिक, शुश्रूषा। कैसे लिखिएगा, तो चिन्ह में क्या होता है, ये ह जो है ना इसके साथ न ऐसे, मतलब ह आधा रहेगा और न पूरा रहेगा। ह के नीचे हलंत नहीं रहेगा, मतलब न पूरा रहेगा और ह आधा रहेगा। यहाँ पे क्या किया है, न को आधा कर दिया है और ह को पूरा कर दिया है, तो ये गलत लिखा है, इसको सही करना है। गुरु लिखा है, मतलब र पे ये वाला जो ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है वो लगाए। आपको क्या करना है, र पे छोटे ऊ की मात्रा गुरु।
इसके बाद पूजनीय, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता। या तो आप पूज्य लिख लीजिए और नहीं तो फिर पूजनीय लिखिए। यहाँ आधा ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। पारिभाषिक में यहाँ पर मूर्धन्य श का इस्तेमाल होगा, समोसा वाला स इस्तेमाल नहीं होगा। और सुश्रूषा में आप जानते ही हैं कि यहाँ बड़े ऊ की मात्रा होती है ना, छोटे ऊ की मात्रा नहीं होगी। स पे छोटे ऊ की मात्रा होगी, लेकिन ये जो श्र है इस पे बड़े ऊ की मात्रा होगी। तो ऐसे आप शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। क्रिया में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। और क्रिया के साथ अगर आप प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाएंगे तो कैसे शब्द बनेंगे, ये वाला जरा कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, एकदम वन लाइनर है। और इस पर आपको 5 अंक मिलने वाले हैं, मतलब फ्री के 5 नंबर है। और द्विगु और बहुब्रीहि समास में आपको अंतर स्पष्ट करना है, तो पहले तो पता होना चाहिए। अब समास के सारे प्रकार एक बार देख लीजिएगा, ये आवश्यक नहीं है कि इस बार भी यही पूछा जाएगा। इससे देखकर ये मालूम हो रहा है ना कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि समास विग्रह कैसे होगा, समास विग्रह करके आप समास की पहचान भी कर सकें। और साथ में द्विगु और बहुब्रीहि समास या कोई भी समास, कर्मधारय हो या फिर तत्पुरुष हो, उन सभी समासों के प्रकार के साथ उनकी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। ज़्यादा नंबर नहीं है तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 50 शब्द के अंदर ही आपको रहना है। और दोस्तों अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये सारे प्रश्नों का अभ्यास आपको कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको इन्हें लिखने का मौका मिलेगा, मतलब इसी तरीके के प्रश्न जो कि आपके सिलेबस पर भी आधारित होंगे और ज़्यादा संभावित होंगे। और ऐसे संभावित प्रश्नों का अगर आप अभ्यास करेंगे, खुद से लिख कर देखेंगे, तो आप अपनी गलतियों को भी पहचान पाएंगे। तो इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करिएगा। देखिए यहाँ 21वां क्वेश्चन जो है ये संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि संधि विच्छेद करके उसकी संधि भी बता दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। 5 अंक का है ना, तो इसमें आप सिर्फ ऐसे छुट्टी नहीं कर सकते कि इसका संधि विग्रह करिए। महाधन ऋषि होता है, अभ्युदय, अभ्युदय का क्या संधि विच्छेद होता है जरा बताइए। वैसे ही उच्छ्वास है, निश्चेत है, सच्चरित है, सतचरित्र होता है। तो ये आधा च और पूरा च वाला फंडा कहाँ से आया, ये कौन सी संधि है, तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसका संधि विच्छेद करने के बाद संधि का नाम भी लिख दीजिए साथ में, ये ज़्यादा सार्थक तरीका है। लिंग किसे कहते हैं, इससे जो स्त्री या पुरुष का भाव है वो प्रकट होता है। मतलब संज्ञा किस रूप में है, वो महिला है कि पुरुष है, नर है कि मादा है, ये पता चलता है। और इसके जो भेद हैं वो आपको बताने होंगे। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही हिंदी में चलता है, बाकी एक नपुंसक लिंग भी शामिल कर लिया गया। सार्वनामिक विशेषण, अब विशेषण कितने प्रकार का होता है वो आपको पता होना चाहिए। सार्वनामिक विशेषण जो कि सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसा विशेषण। और अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण आपको देने होंगे, मतलब इसमें कोई निश्चयात्मक भाव नहीं होता है और सर्वनाम शब्द ही यहाँ पर विशेषण के मतलब जो सार्वनामिक विशेषण का प्रकार है उसी को आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, अनिश्चय का भाव होता है। मतलब निश्चित कोई भी चीज़ नहीं होती है, आप संदेहास्पद स्थिति में। तो उदाहरण आपको देना होगा, मतलब ये है कि 3 वाक्य आपको बतौर एग्जाम्पल लिखने होंगे। इसके बाद ट्रांसलेट करना है आपको इसे अंग्रेजी में। वाक्य क्या है, भारत के नवजागरण काल में स्त्रियों की अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा हेतु व्यापक अभियान छेड़े गए और ये अभियान अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुए। तो ये तो ऐतिहासिक वाक्य है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और इसके लिए आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप ट्रांसलेट कर लीजिए। देखिए ट्रांसलेशन इसका क्या हो जाएगा, इन इंडियाज रेनेसेंस पीरियड एक्सटेंसिव कैंपेन्स वर लॉन्च टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन एंड दीज कैंपेन्स प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव। इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला जो वाक्य है, माफ कीजिए, अगला वाला जो प्रश्न है, जैसे कि 25वां, और इसमें आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। ट्रांसलेट करना है इसको हिंदी में, तो ये तो सिंपल है, आप आराम से इसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है। तो व्हेन नीड टू टर्न इनटू ग्रीड, मतलब जो नीड है वो अगर आपकी ग्रीड में यानी लालच में बदल जाती है तो इट ब्रीड्स करप्शन। तो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार का जन्म होता है, मतलब ये भ्रष्टाचार को जन्म देती है। ऐसे करके आपको रूपांतरण करना है। और उसी प्रकार से आप देखिए इसमें ये वाला जो पैसेज है ना, इसमें आपको इसको पूरा रिव्यू करना है और इसमें गलतियाँ ढूंढनी है और गलतियों को करेक्ट करके इसे लिखना है। और इसके लिए आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नंबर का वेटेज है, बाकी जो है वो 2-2, 3-3 नंबर के। तो अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा अंकों का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इसके बाद जो लैंग्वेज वाले पेपर का पार्ट 3 है वो है निबंध लेखन का, और इसमें आप दोनों ही माध्यम में लिख सकते हैं, मतलब जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहें, हिंदी का या फिर अंग्रेजी का। और निबंध वाला जो प्रश्न है वो यहाँ पे है, बाकी जो पीछे छूट गए प्रश्न है उनको भी देखेंगे, जिसमें कि गद्यांश अवबोधन की बात थी। यहाँ देखिए एक विषय का चयन करते हुए आपको हिंदी या अंग्रेजी भाषा में निबंध लिखना है। और दोस्तों हमारे चैनल पे पूरी निबंध की प्लेलिस्ट उपलब्ध है, जिससे कि आप बहुत सारे शीर्षकों पर निबंध कैसे लिखना है उसका अप्रोच जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऐसे लिखना है 500 शब्दों के आसपास आपका होना चाहिए और 55 अंक इस पे अधिकतम निर्धारित है, उसमें से आपको जितना भी आप अधिक से अधिक अचीव कर सकें। अच्छा निबंध लिखने के लिए ड्राफ्टिंग करना आवश्यक होता है, ड्राफ्ट बना लीजिएगा और उसके बाद तब लिखना शुरू करिएगा। जैसे कि अब यहाँ देखें उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आपको लिखना है, देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य, इसमें टॉपिक जो है वो फिक्स है। और उसी प्रकार से उत्तराखंड का कथा साहित्य यानी उसका फिक्शन है। और इसके अलावा जो वुमेन्स का सोशल स्टेटस है पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में, तो उसके विषय में आपको लिखना है। अब इसमें से
जो आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। इसी प्रकार से 36वां प्रश्न आपका बता रहा है और इस पर आपको 55 अंक मिलेंगे। 55 पूरे नहीं मिलेंगे, उसमें से आप जितना अधिकतम प्राप्त कर सकें। और 700 शब्दों वाला जो है, इसमें भी आपको एक ही टॉपिक का चुनाव करना है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति और वर्तमान परिदृश्य पहला शीर्षक आया था। उसके अलावा संचार क्रांति पर आया है। तो संचार क्रांति, अब इसमें आप ये काम कर सकते हैं, वैसे तो ये घिसे हुए टॉपिक है, इसमें एक पारंपरिक तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप उसमें कुछ करंट अफेयर के टॉपिक डाल दीजिए। मतलब संचार क्रांति है, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन है, तो इसमें जो जितनी भी नई चीज़ें हैं, लेटेस्ट अभी कम्युनिकेशन की फील्ड में या डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो डिजिटलाइजेशन की फील्ड में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको आप एडवांस करके इसमें डाल सकते हैं। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, किस देश के साथ कैसे संबंध है, इन सबको दर्शाते हुए आप निबंध लिख सकते हैं। जितना आप इस तरह के टॉपिक में करंट से टच करके लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं, अब इसमें भी आप बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स और जो न्यूज़ है उनको शामिल कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन आपकी है, आपकी प्रस्तावना है, वहीं से आप करंट अफेयर का कोई एक मुद्दा उठा लीजिए उसी विषय से जुड़ा हुआ और वहाँ से शुरुआत करिए। आतंकवाद की समस्या समाधान और मानवाधिकार के संरक्षण में भारत की भूमिका, ऐसे करके ये टॉपिक दिए, इसमें से कोई एक चुनकर उसमें लगभग 700 शब्द, मतलब 650 से लेकर 800 के बीच में हो सकता है। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कम में आपको ज़्यादा अच्छा लिखना होता है। कम शब्दों में बेहतर लिख पाना थोड़ा सा एक कौशल की बात होती है, अभ्यास करना आवश्यक होता है। तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 75 अंक आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा पैसेज रीडिंग वाला जो कुछ क्वेश्चन था पीछे का छूट गया था, उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर हमने 26 तक देखा था, ठीक है। रिव्यू करना था आपको एक इंग्लिश के पैराग्राफ को, और उसके बाद एक पैसेज आपको दे दिया है, इसको केयरफुली आपको रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको उसका आंसर देना है, मतलब उसको लिखना है। और इसमें उत्तर की सीमा आपकी 125 शब्द, यानी एक जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उतनी बड़ी होनी चाहिए। 10 अंक इस पर निर्धारित है। पहले वाले में ये देखिए, पूरा जो पैराग्राफ है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में शुरुआत की गई है और ये बताया गया है कि कैसे इन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ से खुद को परे रखा। मतलब अपनी बेटी तक के लिए ऐसा कोई बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर ये नहीं गए थे और कोई ऐसा स्पेशल प्रावधान छोड़कर नहीं गए थे। अपने विशेषाधिकारों का इन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया, जबकि ये होम मिनिस्टर थे। और पंडित नेहरू भी इनकी तारीफ करते थे, और तारीफ कोई करे ना करे, असली जो इनका व्यक्तित्व था वो अपने आप में महान था। तो इन्हें लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता था, और इन्हीं के बारे में ये पूरा गुणगान किया गया है। तो कुल मिलाकर इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिंपल ही है। जैसे कि पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, यानी आधुनिक भारत के निर्माता। और इसके बाद मेंशन 5 क्वालिटीज ऑफ पटेल, तो यहाँ तो पूरी क्वालिटीज़ की भरमार है, किसी भी गुण को आप खोज लीजिए, ठीक। मतलब 5 गुण ही आपको खोजने हैं और उसको लिखना है, 125 शब्दों के अंदर ही रहना है, ये ध्यान दीजिएगा। और मोटिवेशन और पॉपुलर जैसे जो वर्ड दिए हुए हैं इनका सिनोनिम्स आपको लिखना है, सिमिलर मीनिंग वाले। इसके अलावा अपोजिट वर्ड आपको लिखना होगा, प्लीज्ड का और डिस्कोर्टियस का। इसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ फ्रेज। अब यहाँ पे एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया था पैराग्राफ में, जो कि है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? इस फ्रेज का मतलब होता है अल्पभाषी आदमी, जो कि बहुत कम बोलता है, थोड़े समय के लिए बोलता है या कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन सारगर्भित बोलता है। मतलब जो चीज़ें होती हैं वो मीनिंगफुल होती हैं। तो ये पटेल के लिए इस्तेमाल किया गया है, वल्लभ भाई पटेल के लिए, तो आप इसे वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया, ये तो 125 शब्दों में आपको इसे निपटाना था। अब ये मतलब हमारी राष्ट्रभाषा या राजकीय भाषा हिंदी के लिए ये प्रश्न पूछे गए हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें सन 1955 से लेकर 1967 का जो दौर था, हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कौन कौन से उपाय, तो इसमें बेहतर यही होगा कि आप पॉइंट्स डाल के लिखिए कौन कौन से उपाय किए जाए। इसके बाद हिंदी के स्वरों के उच्चारण और लेखन संबंधी जो मानकीकरण है उस पर प्रकाश डालना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, और इसे आप याद करके लिख सकते हैं। इसके बाद है मुहावरा और लोकोक्ति, और इसमें आपको अर्थ भी बताना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो हर्रे लगे ना फिटकरी रंग चोखा, मतलब कम निवेश करके आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाए, ठीक है। मतलब आप निवेश कुछ भी नहीं किए, आपने लगाया कुछ नहीं और आपको मिला ढेर सारा। जस दूल्हा तस सजी बराती, यानी जैसा व्यक्ति वैसी ही उसकी संगति होती है, वैसी ही उसकी मित्र मंडली होती है। ये रामचरितमानस का जो बाल कांड है ना, वहाँ से लिया गया, जस दूल्हा तस सजी बराता। जब भगवान शिव बारात लेकर माता पार्वती के घर जाते हैं तो पूरा भूत प्रेत पिशाचों की भरमार उसमें रहती है, तो उसको देखकर जो माय के पक्ष वाले होते हैं वो ये कहते हैं। और छाती पर पत्थर रखना, यानी बहुत बड़ा दुख बर्दाश्त करना या बहुत कष्ट झेलना। कान में तेल डालना और खून खौलना, ये सब देखिए इसमें कुछ जो है वो लोकोक्तियाँ हैं और कुछ मुहावरे हैं। जैसे कि हर्रे लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए, यानी कुछ ज़्यादा लगाना भी ना पड़े और मुनाफा भी ढेर सारा हो, तो ये आपकी लोकोक्ति है, ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। और जस दूल्हा तस सजी बराती, ये भी लोकोक्ति है, अवधी लोकोक्ति है, अवधी भाषा की। बाकी छाती पर पत्थर रखना, कान में तेल डालना और खून खोलना, ये सिंपल मुहावरे हैं। ये क्या है? वाक्य के टुकड़े हैं, इनका अलग से देखा जाए तो कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अधूरा वाक्य है। इसको आपको किसी वाक्य में प्रयोग करके इसको संपूर्णता देनी होगी।
तो इस तरीके से ये है और कुल मिलाकर इस पर 10 अंक निर्धारित किए गए। प्रश्न संख्या 31, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज वाला जो पेपर है ना, आपको एक अपठित गद्यांश दिया है हिंदी का और इसे भली भांति आपको पढ़ना है। उसके बाद इसका शीर्षक ढूंढना है, संक्षेपण करना है और इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो शीर्षक ढूंढने के लिए आपको किसी भी गद्यांश को 2 से 3 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ने पर शीर्षक ढंग से नहीं मिल पाता है और शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। एक शब्द का अगर मिल जाए तो सोने पर सुहागा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो 3 शब्द से ज़्यादा का आपको एक जनरल कंडीशन में नहीं चुनना चाहिए। यहाँ जो गद्यांश है वो आपको क्या बता रहा है? वेद भारतीय ज्ञान चिंतन और मनन आदि का मानसरोवर है। मानसरोवर मतलब उसके अंदर सब कुछ समाहित है, वो एक पवित्र स्थान है और इसमें ईश्वरीय चिंतन का अपौरुषेय रूप विद्यमान है। आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि वेद जो है या पूरा वैदिक साहित्य मूल रूप से जो ऋग्वेद है और बाकी 3 वेद इसके अलावा है, तो वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब क्या? उन्हें किसी पुरुष यानी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो देवताओं के द्वारा रचित है। उन्हें श्रुति भी कहा जाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये ईश्वरीय चिंतन का अपौरुषेय रूप है। इसमें विद्यमान दिखाई देता है हमें। प्रकृति के नाना रूपों की अर्चना और वंदना है। प्रकृति की पूजा की जाती है, जैसे आदि तूफान के देवता और वर्षा के देवता, फसल के देवता, ज्ञान की देवी, प्रातःकाल की देवी, ऐसे मतलब जितने भी प्रकृति के घटक हैं उनकी हम उपासना करते हैं। तो उनकी अर्चना वंदना करके हम उनसे प्राप्त करते हैं, यानी जो हम नेचुरल रिसोर्सेज पहले के समय में यूज़ करते थे उनको धन्यवाद देते थे और उनका संरक्षण करते थे। तो ये प्रकृति आधारित हमारी जीवन शैली थी जो कि वैदिक थी। और मानवतावादी जीवन मूल्यों की व्याख्या इसमें की गई। समस्त प्राणी मात्र के अभ्युदय की ऋचाएँ उसमें है, मतलब समस्त प्राणियों का कल्याण हो। एक छोटा सा मंत्र जो भोजन मंत्र के तौर पर आप पढ़ते हैं, खाना खाने से पहले आप उस मंत्र का वाचन करिए और इसमें यह कहा गया है कि संपूर्ण प्राणी मात्र मतलब इस पूरे चराचर में जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव घटक पाए जाते हैं, उन सभी को भोजन उपलब्ध हो सके, भोजन का एक भी कण बर्बाद ना हो, अन्न की ऐसी वृष्टि होनी चाहिए, अन्न की ऐसी उत्पद्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभ्युदय की ऋचाएँ इसमें है, स्तुति की गई है और स्तुति जो है वो ढकोसला नहीं है बल्कि बड़ी ही प्रैक्टिकल है। वेद समर्पित है लोक कल्याण और लोकहित के लिए, और ये कहना चाहिए कि संपूर्ण विश्व का ज्ञान जो है वो वेदों में निहित है। वेद में सर्व मंगल, सर्व कल्याण, सर्व सुंदर, संपूर्ण सुचिता, सर्व योगक्षेम की कामना अभिव्यक्त है। आज का जो स्वार्थ से परिपूर्ण मनुष्य है उसको वैदिक संस्कृति से शिक्षा लेनी चाहिए। वेद की मान्यता है कि सभी में ईश्वर का एक दिव्य रूप विद्यमान है। ये जो आज के समय में हम मूर्ति पूजा पर इतने ज़्यादा उतारू हो गए हैं, पहले के समय में इस तरीके से नहीं था। हम प्रकृति के घटकों को महत्व देते थे, वो आज भी देते हैं, लेकिन इसमें समय के साथ एक धूल की परत चढ़ गई और सभी ईश्वर के पुत्र हैं, यानी सभी बराबर हैं और सभी उसी अमृत की संतान है। अमृत का मतलब यहाँ ईश्वर से तात्पर्य है, जो कि कभी नष्ट नहीं होता, निराकार है और उसका कोई साकार स्वरूप नहीं है, तो उसे किसी भी तरह की जो अवस्था है वो प्रभावित नहीं करती है। तो हम सभी उसी की संतान हैं। अब इसे देख लीजिए और उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसको अंडरलाइन किया गया है कि भारत का संपूर्ण चिंतन इसी मानसरोवर के विविध स्रोतों और निर्झरों से फूटता है। और सिर्फ भारत का ही क्यों, पूरी जो मानव सभ्यता है वो इसी से तो प्रेरित है। वो जाहिर करें या ना करें, जो हमारी भारतीय संस्कृति है और जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता भी हमारी कमोबेश नकल करती है। तो यहाँ देखें आप, और हम अपने ही महत्व को पहचान नहीं पाते। गद्यांश के लिए आपको उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करना है। इसमें आप देख लीजिए, अब इस पैराग्राफ के लिए आपको करना है शीर्षक का चुनाव, तो उपयुक्त गद्यांश के लिए आपको उपयुक्त शीर्षक चुनना है। बताइए क्या होगा? तो इसमें आप कहेंगे कि वेद ही संपूर्ण सभ्यता का केंद्र है। अब इसी से संबंधित आपको शीर्षक चुनना होगा। तो आप शीर्षक चुन सकते हैं वेदों की महिमा, या फिर वैदिक इतिहास, या वेद सभ्यता का आधार, ऐसे आप चुन सकते हैं। और भी कोई उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। आप एक ही तरह का शीर्षक चुने, आवश्यक नहीं है। एक छोटा शीर्षक भी हो सकता है, लंबा नहीं चुनना चाहिए भरसक, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर शीर्षक उपयुक्त होना चाहिए। तो शीर्षक का चुनाव कर लिया, इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। और उसके बाद करना है संक्षेपण। तो संक्षेपण में एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि जितना आप छोटा कर सकें। संक्षेपण में आपको अपनी बुद्धि ज़्यादा नहीं लगानी होती, लेकिन छटाई करनी होती है। तो एक लंबा चौड़ा गद्यांश अगर आपके सामने है, हालांकि ये बहुत लंबा नहीं है, तो इसका संक्षेपण कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 से 3 लाइन या बहुत हुआ तो 4 लाइन में सिमट जाए। और क्रमबद्धता का पालन करना आवश्यक होता है। तो जो बात कही गई है उसमें से गैर जरूरी बातों को आपको छांटना है। जितनी भी अनावश्यक बातें हैं उन्हें हम छांट कर इसमें बाहर कर देते हैं, और जितनी भी काम की बातें हैं उसको गद्यांश में रखते हैं। मतलब कुल मिलाकर उन्हीं बातों को हम रखते हैं जिससे कि गद्यांश का मूल स्वरूप बना रहे, और जिनको हटा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनको हटा देते हैं। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या किसकी करनी है? तो ये है रेखांकित अंश आपका। भारत का संपूर्ण चिंतन इसी मानसरोवर यानी वेद रूपी जो मानसरोवर है उसके विविध स्रोतों और निर्झरों के रूप में फूटता है। अब इसकी आपको व्याख्या करनी है, और व्याख्या पे मिलने वाला है आपको 5 नंबर। तो बहुत बड़ी व्याख्या भी नहीं करनी है, बहुत छोटी भी नहीं करनी है। मतलब औसतन वैसे तो कॉपी में कितने पेज बचे हैं इस पर भी निर्भर करेगा, और दूसरी बात यह है कि 5-6 लाइन से कम की व्याख्या आपकी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक औसत है। बाकी आप जैसी हैंड राइटिंग में लिखते हो, करीब करीब लिखते हो, तो उसी आधार पे आप कम या उसको अधिक कर सकते हैं।
तो भारत का संपूर्ण चिंतन इसी मानसरोवर, अब यहाँ आपको बताना होगा कि वेद रूपी जो मानसरोवर है यानी ज्ञान का महासागर है, उसमें बहुत सारे स्रोत, और स्रोत का मतलब यहाँ स्रोतों से है, जैसे झरने होते हैं, निर्जर होते हैं, तो उनके रूप में फूटता रहता है। और पूरे जो भारतीय सभ्यता का चिंतन है, भारतीय सभ्यता की बौद्धिकता है, वो इसी पर आधारित है। और न सिर्फ भारतीय सभ्यता, पूरी विश्व संस्कृति इसी से प्रभावित है। इस आधार पे आप वेदों का जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है उसकी महिमा का मंडन कर लीजिएगा, तो ये आपकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए अगला पैराग्राफ, और इसमें आपको ये बताया गया है कि इस भाग में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, ये जो भाग है आपका, और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक जो है वो उसके सामने है। निबंध लेखन वाला हमने पहले ही देख लिया है। यहाँ जो पैराग्राफ दिया है इसको ध्यान से देखिए और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रेखांकित अंश इसमें कुछ ज़्यादा ही है। कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्र की एक सांस्कृतिक धरोहर होती है जिसके बल पर वह प्रगति के पथ की ओर अग्रसर होता है। मतलब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नजरअंदाज करके वो प्रगति नहीं कर सकता है। मानव युग युग से अपने जीवन को अधिक सुखमय, उपयोगी, शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाने का प्रयास करता है, और इस प्रयास का आधार उसकी सांस्कृतिक धरोहर होती है। कुछ लोग संस्कृति और सभ्यता को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में एक बारीक अंतर है। संस्कृति मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने के साधनों का नाम है, और सभ्यता उन साधनों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई जीवन प्रणाली का नाम है। मतलब क्या है, संस्कृति शुरुआती है और उसी से सभ्यता का विकास होता है। और किसी राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन हम उसकी संस्कृति के आधार पर करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, और प्रकृति का मानव जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण हाथ रहता है। तो अब आपको ये बताना है कि इसका मतलब इसमें शीर्षक क्या होगा। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सभ्यता और संस्कृति ये इसका शीर्षक हो सकता है, ठीक है। और सभ्यता और संस्कृति प्रकृति के आधार पे या प्रकृति आधारित, आप ऐसे भी चुन सकते हैं। प्रकृति से इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि संस्कृति भी प्रकृति से प्रभावित होती है और सभ्यता तो प्रभावित होगी। इसके बाद आपको इसका लिखना है भावार्थ। तो अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई संक्षेपण करना, सारांश करना और भावार्थ करना, इसमें फ़र्क क्या है, मतलब कैसे हम अंतर करें और कैसा लिखें कि नंबर अच्छा मिले। इसमें आपको जो अंक निर्धारित किए गए हैं, ये भावार्थ जो है ना आपका, ये 5 अंक का है और बाकी व्याख्या जो है वो 8 अंक की है। तो भावार्थ में आपको करना ही होता है कि थोड़ा फैला कर लिखना होता है, मतलब व्याख्या ही करनी है, लेकिन जो आपकी व्याख्या का आकार होता है, मूल व्याख्या जो होती है, उससे ये थोड़ा सा छोटे आकार का होता है, और पूरे गद्यांश का भाव इसमें प्रकट हो जाना चाहिए। यानी लेखक क्या कहना चाह रहा है ये आपको इसमें व्यक्त करना होता है। एकदम से संक्षेपण और सारांश की तरह हाथ सिकोड़ कर भी नहीं लिखना होता है, यानी कम नहीं लिखना होता है, और व्याख्या की तरह विस्तार भी नहीं करना होता है। बीच की ये कड़ी होती है, तो एक मध्यम आकार का आपको लिखना होता है। बाकी व्याख्या वाला ही मोड इसमें भी रहेगा। तो पूरे गद्यांश की आपको एक तरह से संक्षिप्त में व्याख्या करनी, और बाकी रेखांकित अंशों की व्याख्या तो करनी ही है। पहला जो रेखांकित अंश यानी रेखांकित लाइन है इसमें, वो है संस्कृति मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने के साधनों का नाम है, ठीक है। संस्कृति जो है वो मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के, उन्नत बनाने के साधनों का नाम है। तो अब इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो संस्कृति क्या करती है, मनुष्य के जीवन की शैली को आगे की ओर बढ़ाती है, यानी उत्कर्ष की ओर प्रेरित करती है, उन्नति की ओर प्रेरित करती है। कैसे करती है, तो उसके लिए आप डिटेल व्याख्या कर देंगे। मतलब हर जीव की अपनी एक संस्कृति होती है और उसी के आधार पे उसके संस्कार विकसित होते हैं। जैसे किसी जीव के संस्कार होंगे वही उसके जीवन शैली में दिखाई पड़ेंगे और उसी के हिसाब से वो ग्रोथ करेगा, यानी प्रगति करेगा। ऐसे कह के आप विस्तृत से कर सकते हैं। दूसरा जो है, ये अंतिम पंक्ति को रेखांकित किया है, कहा गया कि प्रकृति का मानव जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण हाथ रहता है। तो प्रकृति पर ही तो सब कुछ आधारित है। आप लिखेंगे कि प्रकृति ही समस्त जीवों का पालन पोषण करती है। प्रकृति यानी आपका जो पर्यावरण है, जिसमें कि सारे घटक विद्यमान होते हैं। जैविक घटक भी विद्यमान होता है, अजैविक घटक भी। यहाँ कोई साइंस का हमें पैराग्राफ नहीं लिखना है, लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको आप डाल सकते हैं। जैसे कि जैविक और अजैविक घटकों की या चराचर की एक आप वहाँ जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि प्रकृति पर आधारित पूरी मानव सभ्यता और ये जितने भी जीव जगत हैं वो सभी हैं। मतलब प्रकृति से ही हम लेते हैं संसाधनों का, वहीं से हम ग्रास लेते हैं और उसी से अपना पालन पोषण करते हैं। और सभ्यता को प्रभावित करने में या किसी भी संस्कृति को प्रभावित करने में, क्योंकि मानव जीवन को अगर प्रभावित करेगी तो उसमें सभ्यता भी आ जाएगी और संस्कृति भी, तो उसमें प्रकृति का अहम योगदान है। प्रकृति जैसा पोषण करती है उसी के आधार पर संस्कृतियाँ विकसित होती हैं, और जैसी संस्कृतियाँ विकसित होती हैं वैसी सभ्यताएं बनती हैं। और सभ्यता जितनी ज़्यादा चिरस्थायी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा धारणीय होगी, उतनी ही ज़्यादा चिरस्थायी होगी। तो इस तरीके से आप व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है पत्र लेखन का। आप यहाँ पूछ लिया गया कि अधिसूचना किसको कहते हैं। अधिसूचना का आपको एक प्रारूप बनाना है, और इसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का उल्लेख। तो अधिसूचना जो है ये सरकारी गजट में आमतौर पर प्रकाशित होती है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई जनहित का मामला होता है जिसको कि अविलंब सूचित करना आवश्यक होता है, तो सूचना के उद्देश्य से इसको जारी ही किया जाता है। इसका नाम ही है नोटिफिकेशन। तो ऐसी कंडीशन में अखबार में असाधारण अंक निकाला जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडिशन निकाला जाता है, और उसमें अधिसूचना को डालकर प्रकाशित किया जाता है। तो आप इसका एक प्रारूप, मतलब रिक्त प्रारूप बना सकते हैं। इसके बाद और रिक्त प्रारूप बनाना है तो उसमें ये ध्यान देना है कि विषय इसका जो है, अवकाश के बाद कोई अधिकारी जो है वो अपने पद पर वापस लौट रहा है तो उससे संबंधित सूचना जारी की जा रही है।
और 34वें में आपसे पूछ लिया गया कि हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, इस विषय पर आपको एक लघु निबंध लिखना है। लघु निबंध समझ रहे हैं, 250 अंकों शब्दों का आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें कि ये दिखाना होगा कि हिंदी भाषा का जो कंप्यूटरीकरण हो रहा है वो असल में क्या है, कंप्यूटर के जो डिजिटल प्रारूप है उसमें हिंदी को कैसे ढाला गया है और उसमें क्या विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं। समस्या तो ये है, जैसे आज के समय में आप गूगल ट्रांसलेशन करते हैं तो आप पाते हैं कि हिंदी में कितना ज़्यादा विरोधाभास पैदा हो जाता है। हिंदी में जो गद्यांश है जब उसका अंग्रेजी में रूपांतरण होता है तो कुछ और वहाँ रूपांतरित होकर आता है, और अंग्रेजी से जब हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो वहाँ अलग समस्याएं आती हैं। तो ये जो भाषांतर की दिक्कतें हैं, अनुवाद की समस्याएं हैं, इसका भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, जो कि एक बड़े लेवल की दिक्कत है। तो ऐसे करके आप 10 अंक यहाँ से आसानी से जुटा सकते हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं दोस्तों जहाँ से आप थोड़ी सी मेहनत करके ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो लैंग्वेज का पेपर है वो उन्हीं में से एक। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लें, लिखने का अभ्यास कर लें, तो आप बेहतर अंकों से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। और अगर आप निरंतर लिखने का अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि एक क्रैश कोर्स है। 40 दिन के लिए आपको निरंतर उत्तर लेखन का अभ्यास पूरे गाइडेंस के साथ कराया जाएगा। ठीक, तो इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।